This is an audio for the acts in British India from 1861 Indian Councils Act to 1935 Government of India Act। अब हम 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट पर शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ब्रिटिश बन गई है, कंपनी का रूल ख़त्म हो गया है, तो वो बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे। ऑल्सो आफ्टर द रिवोल्ट उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब तक कि इंडियन का कोऑपरेशन नहीं मिलता है यहाँ पर रूल करना पॉसिबल नहीं है। तो वो चाहते थे कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़े और डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाई जाए। ठीक है, और बस दिखाने के लिए कि वो कंपनी से बेटर है, गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उन लोग ने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, अब पहला गवर्नर जनरल जो है वो कैनिंग था और पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो पहला तो नहीं था, लेकिन इस एक्ट के टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड था। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम प्रोविजंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर के प्रोविजंस देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि रिवोल्ट से पहले ही लेजिस्लेचर तो बन ही गया था। अब क्या किया इन्होंने, लेजिस्लेचर में कुछ एडिशनल मेंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और वो एडिशनल मेंबर्स नॉमिनेशन से आएंगे। अब उनमें से 50% जो हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, जो कि इंडियंस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि 3 इंडियंस हुए थे, यू नो दोस्त। अब क्योंकि ये सभी नॉमिनेशन से आ रहे हैं तो वाइसरॉय नॉमिनेट करता है और 2 साल के पीरियड के लिए आते हैं। और उसके बाद और क्या चेंजेस किए गए थे लेजिस्लेचर से ही रिलेटेड। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो प्रोविंसेस में भी इस्टेब्लिश की गई थी। सबसे पहले की गई थी पंजाब, बर्मा और NWFP में। अब प्रोविंसेस की बात ही कर रहे हैं तो एक और चीज़ जो प्रोविंसेस के बारे में था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया तो उनको उनकी लॉ मेकिंग पावर वापस मिल गई है, लेकिन अभी भी लॉ बनाने के लिए दे हैव टू गेट द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात हो गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात हो गई। ठीक है, प्रोविंसेस के बारे में बस एक और चीज़ के नए प्रोविंसेस भी बनाए गए थे और उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके अंडर पावर दी गई थी। ठीक है, बस ये हो गया। तो लेजिस्लेचर सारे निमट गए। अब हम आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1861 के एक्ट में क्या बदलाव किए गए, बस एक 5th मेंबर ऐड किया गया था एज ज्यूरिस्ट। ओके, अब ये हो गया। बाकी और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसमें वो गवर्नर जनरल के बारे में है कि गवर्नर जनरल कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बना सकता है, इसलिए कैनिंग ने यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा कि गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होंगी इमरजेंसी के लिए। रिवोल्ट अभी होके चुका है तो उसको पावर्स देनी ज़रूरी है। एंड लास्टली गवर्नर जनरल जो है वो एक्ट्स बनाना चाहे तो पूरे इंडिया के लिए बना सकता है। सो दिस वाज अबाउट द 1861 का एक्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे। एक तो कांग्रेस फॉर्म हो गई थी और उसने थोड़ा बहुत माइल्ड इकोनॉमिक क्रिटिक शुरू किया था और क्रिटिसिज्म अबाउट हाउ द मेंबर्स आर आल्सो नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इनको खुश करने के लिए कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो उन्होंने नॉमिनेशन के ऊपर सवाल उठाए थे तो एक हाफ हार्टेड से इलेक्शन इन्होंने शुरू कर दिया। वो हालांकि अभी भी नॉमिनेशन ही है। ठीक है, और फिर आ जाएगा क्योंकि माइल्ड इकोनॉमिक क्रिटिक था, अभी आते हुए बहुत हार्श नहीं करेंगे। हार्श तो बल्कि ये 1919 में करेंगे, बिकॉज 19 इज़ माई नंबर एंड आई एम अ हार्श पर्सन। तो 1892 में बस माइल्ड सा क्रिटिक किया। अब क्या क्या चेंजेस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था, एडिशनल मेंबर्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए। ठीक है, पहले 6 से 12 थे, अब 10 से 16 कर दिए गए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अब हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इन्हें पसंद आ गया था जो नॉन ऑफिशियल वाला सिस्टम था। ओके, अब क्या किया गया कि जो भी मैंने कहा हाफ हार्टेड इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो उसको कैसे किया जाएगा कि ऑफिशियल तो वही वाइसरॉय चूज़ करेगा, नॉन ऑफिशियल में कुछ मेंबर्स वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, कुछ मेंबर्स नॉमिनेट ही होंगे फ्रॉम द प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, NWFP एंड मद्रास, जो जैसे कि पहले था वही 4 स्टेट्स, और कुछ जो हैं वो नॉमिनेट होंगे फ्रॉम दी कैलकाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये हो गए, ठीक है। और क्योंकि सारे ही नॉमिनेटेड हैं और बहुत कम लोग इन्हें नॉमिनेट करते हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल सी रिप्रेजेंटेशन है, पर जैसे भी है, ओके। अब क्योंकि इन्होंने माइल्ड सा क्रिटिक किया था अबाउट इकनॉमी, और क्योंकि कांग्रेस आ गई है वो सवाल तो पूछेगी, तो कुछ चेंजेस लाए गए थे इन द सेंस के डिस्कस हो सकता था बजट, लेकिन उस पर कोई वोट नहीं कर सकता, और दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब 1892 से शुरू होगा ये क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस अब फॉर्म हुई है, तो 1892 में दे कुड आस्क क्वेश्चन बट नॉट सप्लीमेंट्री। 1909 में दे कुड आस्क क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री बट द सेम पर्सन कुड। 1919 में आस्क क्वेश्चन सप्लीमेंट्री और कोई और भी पूछ सकता था, ठीक है। अब नॉन ऑफिशियल्स जो हैं, अभी मैंने बताया कि प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किए गए, वो तुम्हें पता है कैसे हुए, और उनके लिए भिड़ते ही इलेक्शंस शुरू किए गए थे। यहाँ पे नॉमिनेशन ही होगा, तो इलेक्शन करेंगे कौन कौन, यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ज़मींदार, म्यूनसिपैलिटी वगैरह। तो एक रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल प्रोविंसेस में तो इंट्रोड्यूस किया ही गया था। अब हम अगले पे आ जाएंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट या 1909 या मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स। यहाँ से थोड़े इम्पॉर्टेंट चेंजेस शुरू होते हैं। अब 1909 के एक्ट से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, एक तो मुस्लिम लीग बन गई है, ठीक है, तो इनको भी खुश करने के लिए कुछ चीज़ें की जाएंगी, और इकोनॉमिक क्रिटिक तो रहता ही था, लेकिन अभी हार्श नहीं हुआ है, क्योंकि 1919 में हार्श होगा। फिर कर्जन की पॉलिसीज़ की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी ही, रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी इसकी, और शिमला डेपुटेशन गया था मिंटो के पास, ठीक है, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अभी जो इंडिया में हम फॉलो करते हैं एट प्रेजेंट, वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं है, जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन। एनीवेज, कमिंग बैक टू हिस्ट्री, अब क्या क्या बदलाव यहाँ लाए गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या क्या बदलाव लाए गए। एडिशनल मेंबर्स और इंक्रीज़ कर दिए गए, 16 से 60 कर दिए गए, जो कि शुरू से 60 ही थे, ठीक है। और अब क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। पिछले एक्ट में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किए गए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और अब प्रोविंसेस को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी दे दी गई। सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है। और अब सेंटर में क्या है, ऑफिशियल ज़्यादा है नॉन ऑफिशियल से, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वर्ड इलेक्शन भी मेंशन होगा। पिछले में वर्ड इलेक्शन मेंशन नहीं था, और इट वाज नॉट एग्जैक्टली एन इलेक्शन, बस अलग अलग सोर्सेज से नॉमिनेट होके आ रहे थे, सो इट वाज अ हाफ हार्टेड इलेक्शन, ओके, रादर अ मल्टीपल नॉमिनेशन। तो अब यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इलेक्शन वर्ड भी मेंशन किया गया है। कैसे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कुछ को पहले की ही तरह वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, बाकी में क्या है, कुछ जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे उन 4 प्रोविंसेस से जिनसे पहले नॉमिनेट होके आ रहे थे, और कुछ जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे फ्रॉम कैलकाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और कुछ जो हैं वो स्पेशल इलेक्टोरेट्स से आएंगे, जैसे ज़मींदार, मुस्लिम, बिजनेसमैन, और उन्हीं स्पेशल इलेक्टोरेट्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, बाकी लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने रिक्वेस्ट किया था, ओके। सो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्रोविंसेस भी मैंने बता दिया कि वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनाई गई थी, एंड दे वर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रादर देन द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्या क्या वो काम कर सकते थे, ठीक है। पहले में हमने कहा था कि वो डिस्कस कर सकते थे सिर्फ बजट, अब वो डिस्कस भी कर सकते थे और उस पर रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे, ठीक है, और वोट कर सकते थे। अब क्या है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी दे कुड मूव रेजोल्यूशंस, एंड बस वो एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में होगी, प्रॉपर उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट ही हों और उन पर वोटिंग की ही जाए। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाला मैं बता चुकी हूँ,
ओके। अब और क्या है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, इसलिए इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते थे मिंटो को। एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया, इट वाज 1 इंडियन मेंबर। ठीक है, तो ये हो गया वेरी सिंपल हिस्टोरिक। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पर। दिस एक्ट इज़ नॉट जस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड। तो अब 1919 से पहले क्या बैकग्राउंड है, एक तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं इसको। ओके, अब क्या हुआ था, एक तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा अगस्त डिक्लेरेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था हम इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो कुछ चीज़ें की गई थी इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था, बट एनी विच वे शुरू करते हैं। इसमें क्या था, एक तो ये पहला और इकलौता एक्ट था जिसमें प्रियम्बल था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी थी तो प्रियम्बल में यही मेंशन था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर लेके जाएंगे। फिर BCDP याद है, बाईकैमरलिज्म एट सेंटर और डायरकी एट प्रोविंसेस। अब सेंटर में बाईकैमरलिज्म है, मतलब 2 हाउसेज होंगे। अपर हाउस को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और लोअर हाउस को कहा जाता था इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का टर्म 5 ईयर होता था, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 3 ईयर्स होता था। ठीक है, और क्योंकि 2 हाउसेज हैं तो जॉइंट सिटिंग तो चाहिए, तो जॉइंट सिटिंग भी यहाँ पे की गई थी। और 2 हाउसेज हैं और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स दोनों हाउसेज से डायरेक्ट इलेक्शन होके आएंगे। तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए 1919 में। बिकॉज 19 इज़ माई नंबर, तो अच्छी चीज़ें भी होंगी, थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म भी होगा और सिविल सर्विसेज भी होगा। ओके, तो डायरेक्ट इलेक्शन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और विमेन अपर हाउस में अलाउड नहीं है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रोविंसेस पे। क्या था प्रोविंसेस में, डायरकी था, मतलब सब्जेक्ट्स जो है रिजर्व, ट्रांसफर्ड और रेसिडुअल थे। रिजर्व सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे, वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो इंडियन हैंड्स में भी जा सकते थे। ये वाइसरॉय और जो मिनिस्टर्स हैं वो देखेंगे। मिनिस्टर्स जो हैं वो चूज़ किए जाते थे वाइसरॉय के द्वारा फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, अक्सर इंडियंस होते थे। और ये कर दिया। इनके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड थे, सब्जेक्ट्स यू कैन रीड। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रिजर्व में होते थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। ओके, और उसके बाद क्या, सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने देख लिया क्या चेंजेस किए गए, प्रोविंशियल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने देख लिया क्या चेंजेस किए गए। ओके, अब अगला क्या है, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उसमें क्या हुआ कि बढ़ा दिए इंडियंस, 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे। पिछले वाले में 1 इंडियन था, अब 3 कर दिए। लेकिन कमांडर इन चीफ की पोस्ट जो है वो इंडियन होल्ड नहीं कर सकता, ये इन्होंने कहा था। अब पिछले में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो उसको एक्सपेंड करेंगे ही। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड कर दिया गया फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। ओके, अब क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन है तो फ्रेंचाइज की भी थोड़ी सी बात होगी, तो लिमिटेड सी फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस की गई थी। और विमेन को भी दिया गया था इसमें राइट, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स और एजुकेशन बेस्ड क्राइटेरिया भी थे। ठीक है, तो इस हिसाब से किया गया था। अब क्योंकि मेरी बात हो रही है तो सिविल सर्विसेज की बात करेंगे। तो पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाए। और विस गॉड इज़ विद मी एंड एवरीथिंग फॉर मी बिकम्स कन्वीनियंट, इसलिए साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंडिया होने लगा ताकि मुझे कोई परेशानी नहीं हो। और उन्होंने ये भी कहा कि एक साइमन कमीशन जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है वो 10 साल बाद बैठेगी। दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नो दिस। ओके, अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबल का पहला मतलब है कि प्रोविंसेस जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस होते थे उनको कुछ पावर्स दी जाएं, इंडिपेंडेंस दी जाए। तो फाइनेंस से रिलेटेड इंडिपेंडेंस दी गई कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल सेपरेट कर दिए गए सेंटर और प्रोविंस के। और दूसरा, प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को भी अलग अलग कर दिया गया। प्रोविंसेस अब अपना बजट बना सकते थे।
लास्ट पॉइंट है कि क्योंकि हार्श इकोनॉमिक क्रिटिक कहा था 19 माई नंबर हार्श, ओके। तो हार्श इकोनॉमिक क्रिटिक में क्या होगा कि उन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी इंडिया से जाए उस पर क्वेश्चन रेज किए थे। तो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया गया, जिसको कि कुछ पावर्स ट्रांसफ़र कर दी गई, और जैसे पावर्स ट्रांसफ़र कर दी गई उसे, तो उसमें उसकी सैलरी एजेंसी फंक्शन उसे मिला था। एजेंसी फंक्शन इंडिया के कंटेक्स्ट में परफॉर्म किया जाता था। तो हाई कमिश्नर की सैलरी जो है इंडिया से जाएगी, बाकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी जो है वो ब्रिटिश ही पे करेंगे, ओके। अब आ जाएंगे हम 1935 के एक्ट पर। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमारे पास थी, टू रेफर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इन सबको कंसिडर किया गया था बिफोर मेकिंग दिस एक्ट, ओके। एंड इट इज़ द मोस्ट डिटेल्ड एक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हैं इसमें, और इसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है। तो सबसे पहला ऑल इंडिया फेडरेशन एनविजाज किया गया था, लेकिन ये कभी मटीरियलाइज नहीं हुआ। डायरकी प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दी गई थी और अब उसको सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। डायरकी में पहले वाइसरॉय की चलती थी, अब उसकी कुछ नहीं चलेगी, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंसेस को और पावर दे दी गई है। अब उनको सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह जो है वो स्टेटस दिया गया है, ओके। और डायरकी सेंटर में शिफ्ट तो कर दी थी, लेकिन वो कभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुई। सेंटर में पहले भी वो मैंने बताया था बाईकैमरलिज्म है, वो अभी भी है, लेकिन वियर्ड बाईकैमरलिज्म है जिसमें अपर हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड है, लोअर हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। बाकी नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन सा हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो आज ही के जैसा प्रोविजन है, ठीक है, लोअर हाउस ही कर सकता है। फिर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो हम आज देखते हैं। और रेसिड्यूल सब्जेक्ट अभी भी वाइसरॉय के पास ही थे, ओके। और बाईकैमरलिज्म अब स्टेट्स में भी ला दी गई, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म ला दी गई, जैसे कि आज होता है। सभी स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म नहीं है, लेकिन कुछ में है, ठीक है। फ्रेंचाइज जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों के पास होती थी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1909 में, एक्सपैंड किया 1990 में, और फर्दर एक्सपैंड किया 1935 में। अब विमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस को जॉइंट इलेक्टोरेट मिले थे, विमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे, और लेबरर्स को, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को जॉइंट इलेक्टोरेट बिकॉज ऑफ द पूना पैक्ट। अब काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगा, बस उसे एक एडवाइजरी बोल दिया गया, और उसके नंबर ऑफ मेंबर्स भी रिड्यूस कर दिए गए, ओके। और आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए इसमें, ये एक चीज़ देखने वाली है, ठीक है। और यही आगे जाके सुप्रीम कोर्ट भी बना था। फेडरल कोर्ट जो है वो केसेस सुनता था बिटवीन गवर्नमेंट्स, क्योंकि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई है, प्रोविंस और सेंटर में लड़ाई तो हो ही सकती है, इसलिए फेडरल कोर्ट चाहिए, इसलिए हमने बना दिया। बस बाकी सेंट्रल लेजिस्लेचर में प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी थोड़ा रिजर्वेशन डाला गया था, और डिप्रेस क्लासेस को हम शेड्यूल क्लासेस बोलेंगे अब, ये थोड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ओके। और बस ये है कि एग्जीक्यूटिव अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर को, साइड में लिखी हुई चीज़ें हैं, नॉट टू बी सेड इन दिस वीडियो, बट पढ़ लेना तो नॉनदलेस। सो दिस वाज अबाउट ऑल द एक्ट्स।